Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन। आज जन्मदिन पर NIVH देहरादून के दिव्यांग बच्चों से मिली, बच्चों को केक और मिठाइयां बांटी। देहरादून में उत्तराखंड प्रीमियम लीग का आगाज, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे कई सितारे। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का अभियान, बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने पुलिस चलाएगी विभिन्न प्रकार के अभियान। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश की मौत, दूसरा फरार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी, मौसम खुलने के बाद ही अब यात्रियों की संख्या में होगा इजाफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर धामी ने बताना चाहेंगे टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन किया है और राज्य की समृद्धि सुख की कामना की है, जिसके बाद ही उन्होंने NVIH दिव्यांग बच्चों के साथ ही अपना जन्मदिन मनाया है और बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। तो बताना चाहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, उन्हें केक खिलाया है। इसके साथ ही बताना चाहेंगे धामी ने इस मौके पर टपकेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचकर पूजन अर्चन किया है और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से ही राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जहां पर DIG ने बताया है कि प्रदेश की बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस की ओर से ही वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उन पर इनाम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही इनामी आरोपी वांछित चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी जरूर की जाएगी। तो बताना चाहेंगे पुलिस लगातार सतर्क है और राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां पर DIG ने बताया है कि प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस की ओर से वांछित अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उनके इनाम घोषित कर दिए हैं उन पर और उनके इनाम बढ़ा दिए गए हैं। तो लगातार पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और जो भी आरोपी हैं वो बचेंगे नहीं। इस बीच जो है जो अपराधों के संबंध में काफी चर्चाएं हो रही है, तो उसी को जो है नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग ने 1 तारीख से एक अभियान चलाया, जिसमें जो बड़ी संख्या में वांछित अपराधी है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। तो 1 तारीख से हमने शुरू कर दिया और जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसे इनामी घोषित किया जाए। या पहले जो इनामी बदमाश है, वांछित है, उनके इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया, ताकि जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक और प्रयास किया जा सके। इसी तरह से सत्यापन की कार्रवाई, तो तमाम इस तरह की घटनाएं अभी आ रही है कि आपराधिक तत्व के लोग, जैसा अभी ऋषिकेश में भी देखा होगा आपने कि बिहार का एक व्यक्ति यहाँ पकड़ा गया जो वहाँ वांछित चल रहा था। तो इस तरह के वेरिफिकेशन जो पुलिस के द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है, ताकि जो भी किराएदार या मकान मालिक के बीच में ये सत्यापन की कार्रवाई है कि मकान मालिक का उत्तरदायित्व बनता है कि वो जो है उनके यहाँ जो भी व्यक्ति किराए पर रह रहा है तो उनका सत्यापन कराए, या स्वतः ही जो है किराएदार भी अपने सत्यापन कराए। तो इनकी ये एक अभियान इसमें भी चल रहा है और जो इस तरह से सहयोग नहीं करेगा सत्यापन की कार्रवाई में। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर आगामी त्योहारों को लेकर ही पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है लोगों से और तैयारी भी शुरू कर दी है। सभी चौकी और थाना
में ही धार्मिक और सामाजिक संगठनों की शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है, जहां पर एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि ईद, मिलाद उन नबी, गणेश विसर्जन, इसके साथ ही विश्वकर्मा की पूजा, पितृपक्ष और नवरात्रि, दशहरा जैसे त्योहारों के शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए बैठक की गई है। इसके साथ ही धार्मिक जुलूसों के रूट, कानून और यातायात व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो बताना चाहेंगे, आगामी त्योहारों को लेकर ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और शांति समिति की बैठक जगह जगह थानों में आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही बताना चाहेंगे, एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि ईद, मिलाद उन नबी, गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा जयंती, पितृपक्ष, नवरात्रि और दशहरा जैसे त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। धार्मिक जुलूसों के रूट, कानून और यातायात व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, अभी जो आने वाला अभी समय है, सप्ताह देखें या आने वाला माह है, वो काफ़ी सारे हमारे इसमें 30 त्यौहार भी पड़ते हैं और खासकर बड़े बड़े त्यौहार हैं जो सभी धर्मों से रिलेटेड होते हैं। और आगामी अभी ईद का त्यौहार हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा और आने वाले महीनों में अन्य जो त्यौहार आ रहे हैं, इसको देखते हुए थाना स्तर पर जो हमारी सांप्रदायिक सौहार्द कमेटी होती है, पीस कमेटी होती है, उसकी मीटिंग करने को सभी को बताया गया है कि सभी पक्षों के साथ पूर्व में मीटिंग कर लें। अक्सर जो विवाद का कारण बनता है वो ऐसे कोई धार्मिक जुलूस होते हैं जो पहली बार या किसी ऐसे रास्तों से गुजरते हैं, वहाँ कोई रास्ते में लेकर कोई विवाद ना हो। उसको देखते हुए रूट वगैरह जो जुलूस के धार्मिक जुलूस हैं उनको पहले एक बार पुनरीक्षण कर लिया जाए। किसी को कोई आपत्ति है या पूर्व में कोई ऐसे विवाद हुए हैं उस रास्तों पर या जुलूस में या विसर्जन के दौरान, जैसे गणेश चतुर्थी आपने बताया, विसर्जन के दौरान भी कभी कोई विवाद है, तो वो सभी का परीक्षण कर लिया जाए। तो पीस कमेटी की बैठक इसमें थानावार शुरू हो चुकी है और जो भी संबंधित पक्ष हैं या जुलूस धार्मिक जुलूस निकालते हैं उनसे भी वार्ता के लिए एसपी सिटी को बताया गया, तो उनके स्तर से इसमें जो है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि चारधाम यात्रा अब सुचारू हो गई है और मौसम खुलने के बाद तीर्थ यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों ही बारिश और भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गए थे, लेकिन अब सही व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। साथ ही बरसात के दौरान ही यात्रियों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की गई है। तो बताना चाहेंगे, उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि चारधाम यात्रा अब सुचारू रूप से की जा रही है। मौसम खुलने के बाद ही तीर्थ यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले दिनों बारिश और भूस्खलन के कारण मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए थे, लेकिन अब सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। साथ ही बरसात के दौरान ही यात्रियों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की गई है। जो भारी बरसात का समय था वो लगभग निकल चुका है और हम लोगों ने अब तक संतोषजनक तरीके से काम किया है। अब 15 सितंबर के बाद से बरसात में कमी आएगी तो यात्रा हमारी जोर पकड़ेगी, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। अभी भी यात्री हमारे ठीक ठाक संख्या में चारों धाम में आ रहे हैं। लगभग 2500-3000 से ज़्यादा लोग पर डे यमुनोत्री जी और गंगोत्री जी में जा रहे हैं। 2500 से 3000 तक लगभग रोजाना केदारनाथ में जा रहे हैं और 4 से 5000 तक बद्रीनाथ जी में जा रहे हैं। अगर रास्ता खुलेगा तो संख्या 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि यात्रियों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो, इस दिशा में काम किया जाए और रास्तों को प्रत्येक दिशा में खोला जाए। तो अब रास्ते हम इस तरह से करेंगे कि रास्ते बंद होने की संभावना कम से कम हो, क्योंकि बरसात ज़्यादा नहीं होगी। अगर बंद होता है थोड़ी देर के लिए तो उसको तत्काल खोला जाएगा ताकि यात्रियों को किसी प्रकार से दिक्कत न हो। अगर रास्ते कहीं बंद होते हैं तो हम लोग यात्रियों को ऐसी जगह रोकते हैं जहां से यात्रियों को दिक्कत न हो किसी प्रकार से, जहां टॉयलेट की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर जो भी करने की उनका हो और आवस्थान की व्यवस्था हो। तो ऐसी जगह रोके जा रहे हैं यात्री ताकि यात्रियों को दिक्कत नहीं हो पा रही है, इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जो कि हरिद्वार से, जहां पर चंद्राचार्य चौक के पास ही बालाजी ज्वेलर्स पर डकैती डालने वाले एक बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए हरिद्वार पुलिस के कप्तान प्रेमेंद्र डोभाल ने बताया है कि इस डकैती में 2 बदमाश शामिल थे, जिसमें से एक की तलाश की जा रही है।
तो बताना चाहेंगे लगातार हरिद्वार में ही डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। श्री बालाजी ज्वेलर्स में करोड़ों की डकैती की गई थी। इसके साथ ही मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए हरिद्वार पुलिस के कप्तान ने बताया है कि इस डकैती में 2 बदमाश शामिल थे। मेरे लिए तो बहुत बड़ी राहत की खबर है भैया। आज 15 दिन लग गए भले ही, लेकिन शुरुआत हुई किसी कोने से। आज एक मुजरिम पकड़ा है, पुलिस ने अथाह प्रयास करा होगा। मैं सोचता हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करा होगा, ये इनकी वर्किंग है। लेकिन मुझे मॉरली भी इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। इन्होंने बहुत मुझे हर तरह से मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे आश्वासन दिया कि आपकी डकैती का पूरा खुलासा भी करेंगे और आपकी पूरे माल को हम बरामद भी करके देंगे। तो उसमें कम से कम उस क्रम में पहला काम शुरू हुआ है। तो मैं उम्मीद यही रखा हूँ कि जल्दी ही बाकी काम पूरा होकर मुझे मेरा पूरा सामान दिलवा दें। कई व्यापारी, राजनीतिक नेता, कांग्रेस, भाजपा भी आपके साथ कंधा जी मिलाकर लग रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस समय के हिसाब से मैं तो एक व्यापारी के दृष्टिकोण से कहूँगा, चाहे कोई भी मेरे पास आया उसने मेरे हित के लिए ही किया होगा जो किया। और एक व्यापारी की पीड़ा व्यापारी और समाज को सबको ही समझना चाहिए। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो सबको खड़ा होना ही चाहिए। कल किसी के साथ भी हुआ तो मुझे भी खड़ा होना चाहिए। देखिए, आज वाहन चेकिंग के दौरान करीब 9:30 बजे के आसपास बहादुराबाद पुलिस द्वारा एक बाइक सवार लोगों को जब रोका गया, उनके द्वारा मौके से भागने का प्रयास किया गया। इस क्रम में उनके द्वारा जब पुलिस पर फायर किया गया, पुलिस ने उनको रोकने के प्रयास में जवाबी फायर में एक बदमाश घायल हुआ था, जिसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ जो है वो मृत घोषित किया गया। एक व्यक्ति जो इसका साथी था वो मौके से फरार होने में कामयाब रहा था। उसकी अरेस्टिंग के प्रयास हम लोग अभी कर रहे हैं और कॉम्बिंग अभी लगातार हम लोग की जा रही है। ये जो बदमाश यहाँ लाया गया था, इसकी पुष्टि अभी वादी मुकदमा द्वारा की गई है। ये इस पूरे घटनाक्रम में जो ज्वालापुर डकैती में शामिल रहा है, उसमें इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी किया गया था। इसके बारे में और वेयरबाउट से भी हम लोग और पता कर रहे हैं, इसका आपराधिक इतिहास के बारे में हम जान रहे हैं और कल हम इसके बारे में आपको इसमें शामिल जो सारे। खबर हरिद्वार के पतरी थाना क्षेत्र से, जहां पर एक पिता ने अपनी 2 बच्चों के अपहरण का झूठा षड्यंत्र रच डाला। बच्चों की तलाश में ही पुलिस ने जब जांच शुरू कर दी तो पता चला कि पिता ने फीस की, बताना चाहेंगे, आद्यागी बचाने के लिए यह नाटक रचा था, जिस पर पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया है और पिता के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बताना चाहेंगे, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज और खंगाले गए और अन्य तरीकों से जानकारी की गई, तो ये प्रकाश में आया कि स्वयं मुनव्वर के द्वारा ही अपने दोनों बच्चों को बसेड़ी में अपनी बुआ के घर भेजा गया था। और इस संबंध में जब मुनव्वर से पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया और ये बताया कि उन बच्चों की फीस स्कूल में देनी थी और फीस ना देना पड़े, इसके लिए उसने स्वयं ही अपने दोनों बच्चों के अपहरण का नाटक रचा था। इस संबंध में वादी मुनव्वर का चालान किया गया है। तो बताना चाहेंगे, पिता ने झूठा आरोप जो है षड्यंत्र रचा अपने बच्चों के अपहरण का। इसके साथ ही चंद घंटों में पुलिस ने पूरा खुलासा कर दिया है। बताना चाहेंगे, बच्चों की तलाश में पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि पिता ने फीस ना देनी पड़े, इसके लिए एक नाटक रचा। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया है और पिता के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मूल निवासी स्वाभिमान संगठन के तहत ही आपदा प्रभावित ने विरोध रैली निकाली है। बताना चाहेंगे, जो भी आपदाओं से प्रभावित लोग थे उन्होंने रैली निकाली है। इसके साथ रैली मुख्य बाजार से तहसील परिसर तक पहुंची है। बताना चाहेंगे, उन्होंने 18 माह बाद भी जोशीमठ में ही सुरक्षात्मक कार्य न होने पर असंतोष व्यक्त कर दिया है और 27 सितंबर को चक्का जाम करने की चेतावनी भी जारी कर दी है। तो ये तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से भारी लोग मौके पर मौजूद हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपदा प्रभावित से लोग ने एक विरोध रैली निकाली है। रैली मुख्य बाजार से होती हुई तहसील परिसर तक पहुंची है, जिसमें उन्होंने 18 माह बाद भी जोशीमठ में सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं हुए हैं, इसको लेकर उन्होंने असंतोष जताया है और जमकर नारे लगाए हैं। इसके साथ ही 27 सितंबर को चक्का जाम करने की चेतावनी भी जारी कर दी है। आज विगत 2 साल होने को है जोशीमठ के जो भूस्खलन आपदा आई थी, लेकिन बार बार हम शासन प्रशासन
दिल्ली तक भी हम लोग गए, मुख्यमंत्री को बार बार मिले, अधिकारियों से मिले, लेकिन जोशीमठ का जो ट्रीटमेंट होना था उसकी अभी कोई रूपरेखा नहीं बनी। कैसे जोशीमठ बसाया जाएगा, जैसा कि 14 जोनों में जोशीमठ को बांट दिया गया, कई बातें हुई। सीएम साहब भी बार बार यही कह रहे हैं कि जोशीमठ को बचाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से सब्र का बाढ़ अब जनता के बीच में टूट चुका है, मूल निवासी स्वाभिमान संगठन ने पुनः ये बागडोर अपने हाथ पे लिया और सारे जोशीमठ के लोगों का कभी कोई किसी की बात नहीं, जो जोशीमठ के हित की बात है उसको लेकर इस आंदोलन का कर रहे हैं। और आज सांकेतिक रूप में हम एक ज्ञापन दे रहे हैं और 27 तारीख को पूरे जोशीमठ के लोग इकट्ठा होकर के उस दिन चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस बारे में तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करने की आवश्यकता है और जनता को जिस प्रकार से सब्र का बाढ़ अब टूट चुका है। चलिए बात कर लेते हैं रानीखेत की, जहां पर ईद ए मिलाद उन नबी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय ने ही सद्भावना रैली निकाली है, जो मुख्य मार्गों से होकर ही गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय पहुंची है। रैली में ही शामिल होने के लिए बताना चाहेंगे मरीजों को फल वितरित किए गए हैं, जिसके साथ ही कार्यक्रम के अंत में जामा मस्जिद में पेश इमाम मौलाना लाइक अहमद तहसीनी ने देश की खुशहाली और अमन चैन की दुआ की है। तस्वीरों देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी अकीदत के साथ ही देश और अमन चैन की दुआ की है। रानीखेत में ही ईद ए मिलाद उन नबी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। सभी बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। ऐसी कोई जनहानि ना हो, ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बताना चाहेंगे मुस्लिम समुदाय बड़ी अकीदत के साथ ही यह त्यौहार मना रहा है। एक सद्भावना रैली निकाली है, जो मुख्य मार्गों से होकर गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय पहुंची है। रैली में ही शामिल होकर लोगों ने मरीजों को फल वितरित किए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंत में जामा मस्जिद में पेश इमाम मौलाना लाइक अहमद तहसीनी ने देश की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी है। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि देहरादून से आपको बताना चाहेंगे, जहां पर मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश भर में सड़कों पर पानी ही पानी भर गया है। काफी नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। बताना चाहेंगे 435 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित नजर आ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, भारी चौंकाने वाली हैं। जहां पर देखा जाता है, जहां पर पानी ही पानी नजर आता है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बताना चाहेंगे 60 मुख्य मार्गों के साथ ही 375 ग्रामीण सड़कें जो हैं शामिल हैं। इसके साथ भूस्खलन का मलबा बोल्डर आने से सड़कें बाधित हो गई हैं। सड़कों को खोलने का प्रयास लगातार जारी है। तो बताना चाहेंगे देहरादून में भारी बारिश का कहर जारी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बात कर ली जाए देहरादून की, पूरे देश भर में प्रदेश भर में मौसम के हाल जो हैं, लगातार मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। देहरादून में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही? देखिए यश, उत्तराखंड में अगर मौसम की बात पिछले कुछ समय से करें पूरे सीजन में, तो जो भारी बारिश ने पूरे पहाड़ों में तांडव मचाया है। बिल्कुल। और कई जो लोगों की हताहत इसमें हुए हैं, और उसके साथ साथ अभी भी अगर वर्तमान स्थिति प्रदेश की देखें तो तकरीबन 435 सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी अवरुद्ध हैं। बिल्कुल। और क्योंकि कई जो मुख्य मार्ग हैं, 60 मुख्य मार्ग अभी भी प्रदेश में ऐसे हैं जहां बार बार भारी बारिश के कारण मलबा आ जाता है। और उसके साथ साथ गांव को जोड़ने वाली सड़कों की अगर बात करें, तकरीबन 375 सड़कें अभी भी प्रदेश में ऐसी हैं जहां भूस्खलन या पहाड़ के जो बड़े बड़े बोल्डर आ जाते हैं, उसके चलते वो मार्ग ध्वस्त हो गए हैं। तो उनको ठीक करने की प्रक्रिया जरूर राज्य सरकार के द्वारा चल रही है। और अभी भी अगर मैं वर्तमान की स्थिति बताऊं तो उत्तराखंड आपदा सचिव रंजीत विनोद सुमन ने अभी कहा है कि धारचूला जो पिथौरागढ़ का एरिया है, वहाँ भारी जो मलबा आ जाने के कारण काफी लोग जो यात्री फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। 50 लोगों को बाहर ला जाया जा चुका है और भी कई लोग फंसे हुए हैं जिनको लगातार निकालने का प्रयास
सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये जरूर है कि इस बार का जो मौसम है वो पूरे प्रदेश में जरूर चिंता का विषय रहा है। अभी अगर देखें पिछले 2 दिनों में इतनी बारिश देहरादून के आसपास के जिलों में रही है, और बच्चों की छुट्टी के जो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल थे या प्राइवेट स्कूल, सबको छुट्टी देनी पड़ी, सारे संस्थान बंद होने पड़े। तो कहीं ना कहीं बारिश ने इस बार काफी तांडव उत्तराखंड के अंदर मचा कर रखा है। यश आदिल, अब से और जानना चाहेंगे, अगर सरकार की बात कर ली जाए, प्रशासन की बात कर ली जाए, क्योंकि कई बार हिदायत दी जाती है, क्या कुछ गाइडलाइन वहाँ के रहवासी के लिए दी जा रही है? बिल्कुल यश, देहरादून की अगर बात करें, देहरादून शहर के अंदर भी कई ऐसे नाले हैं जिनके आसपास लोग रहते हैं, और भारी बारिश के चलते चाहे वो रिस्पना पुल हो, रिस्पना नदी हो या बिंदाल नदी, और भी कई ऐसे बड़े बड़े नाले शहर के अंदर हैं। चाहे शहर की बात करें या फिर दूसरे देश, तो प्रशासन की लगातार अनाउंस के जरिए पुलिस जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, एसडीआरएफ की टीमें हैं, लगातार वो अनाउंसमेंट भी करते हैं कि आप जब ज्यादा बारिश हो तो नदी नालों के पास ना जाएं, और जो वहां रहने वाले लोग हैं उनको भी सचेत किया जाता है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती है, और यही हिदायत दी जाती है कि जब जब पानी ज्यादा आता है तो जो वहां रहने वाले लोग हैं उनको वहां से विस्थापित किया जाता है और कहीं दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि कोई ऐसी जनहानि न हो, कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जिससे लोगों की जान जाए। तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहता है। जैसे मैं भी आपको बताया, मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के जो आपदा सचिव हैं विनोद कुमार सोना, उन्होंने कहा है कि धारचूला की स्थिति, पूरे प्रदेश की स्थिति भी सामान्य है। हालांकि रोड जरूर कहीं ना कहीं बंद है, उनको खोलने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लोग जो फंसे उनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है, और यही हिदायत लोगों को दी जा रही है कि बेवजह कहीं ऐसी जगह न जाएं जहां भूसंकलन हो रहा है, चट्टाने खिसक रही हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड के गढ़वाल के कमिश्नर हैं विनय शंकर पांडे, वो केदारनाथ गए थे। उन्होंने भी साफ कहा है कि कहीं ऐसी परिस्थिति है कि जो यात्री हैं, जो 4 धाम के लिए भी यात्रा करने आए हुए लोग हैं, वो भी कहीं कहीं उनको हेलमेट पहनने की जरूरत है सुरक्षा की दृष्टि से, ऐसा गढ़वाल के कमिश्नर ने भी कहा है। यश जी, आदिल जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भी अपडेट हम इस खबर पर लेते रहेंगे। तो बताना चाहेंगे, लगातार देहरादून में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है, सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं, तो वही रोड पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, तो वही प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और सड़कों को खोलने का प्रयास भी लगातार जारी है। तो बताना चाहेंगे, देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर भारी बारिश के चलते ही लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रदेश भर में सड़कें बंद हैं, 435 सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से ठप है, तो वही प्रशासन लगातार सड़कों को खोलने का प्रयास कर रही है। खास खबरों में से इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।